सब्सक्राइब मोहन एजुकेशन गुरु। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम पढ़ रहे थे गुप्त काल, और दोस्तों गुप्त काल में हमने बाकी सब अध्याय को पढ़ लिया है। दोस्तों जो हमारा अंतिम भाग बचा था वो था आर्थिक व्यवस्था और गुप्तकालीन साहित्य। दोस्तों आर्थिक व्यवस्था, गुप्तकालीन साहित्य हमारा आज का जो बिंदु होगा। दोस्तों इससे पहले गुप्तकाल की धार्मिक व्यवस्था और दोस्तों गुप्तकाल की जो सांस्कृतिक उपलब्धि थी उनको पढ़ा। दोस्तों आज हम आर्थिक व्यवस्था और साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखें तो राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था, अर्थात गुप्त काल में जो राज्य के अर्थात जो राजा के शासन, राजा को या उसकी शासन व्यवस्था को जो सबसे बड़ा आय का स्रोत था वो था दोस्तों भू राजस्व। अर्थात जो आय होती थी वो किससे होती थी? भू राजस्व से होती थी, अर्थात कह सके तो कृषि से होती थी। अर्थात गुप्त काल में सबसे बड़ा जो आय का स्रोत था वो था कृषि। और दोस्तों कृषि से जो कर लिया जाता था दोस्तों वो कितना था? 1/6 भाग। 1/6 भाग कृषि के से कर के रूप में वसूला जाता था। दोस्तों यहाँ कर अलग अलग नामों से जाने गए। दोस्तों करों में पहला था भाग था जिसे दोस्तों कहते थे भूमि उत्पादन, अर्थात भूमि से जो उत्पादन होगा उस पर जो कर लिया जाएगा दोस्तों उसे कहा जाता था भाग। गुप्त काल में दोस्तों भूमि उत्पादन से लिए जाने वाला कर क्या कहलाया? भाग कहलाया। वहीं दोस्तों उद्रंग दोस्तों भूमि कर था और कृषि कर, अर्थात भूमि कर कृषि पर जो कर लिया जाता था दोस्तों उसे कहते थे उद्रंग। दोस्तों उसी के साथ ही भूताव्य था। दोस्तों भूताव्य क्या था? आयातित विदेशी वस्तुओं पर लिया जाता वाला कर, अर्थात कोई वस्तु विदेश से खरीदी जा रही है या विदेश में बेची जा रही है तो दोस्तों उस पर जो कर लिया जाता था उसको कहते थे भूताव्य। अर्थात जो विदेशी वस्तुओं से जो कर लिया जाता था दोस्तों उसे भूताव्य कहा जाता था। दोस्तों वहीं गुप्त काल में नगद रूप में लिए जाने वाला कर, अर्थात गुप्त काल में जो दोस्तों पैसे लिए जाते थे, अर्थात कर के रूप में क्या लेते थे दोस्तों? पैसे लेते थे। किसके रूप में दोस्तों? कर के रूप में। कैसे दोस्तों? नगद पैसे ले जाते थे, उसे दोस्तों हिरण्य कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? उसे हिरण्य कहा जाता था। वहीं दोस्तों यदि किसी के पास पैसे नहीं है और दोस्तों वो कर के रूप में क्या देगा? अन्न देगा। वो कर के रूप में क्या देगा दोस्तों? अन्न देगा। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? उसे मेय कहा जाता था। अर्थात अन्न के रूप में प्राप्त कर क्या कहलाया? मेय कहलाया। वहीं दोस्तों यदि किसी के पास पैसे भी नहीं है दोस्तों, पैसे भी नहीं था, हिरण्य भी नहीं है कर के रूप में दोस्तों, में अर्थात दोस्तों अन्न भी नहीं है, अर्थात मान लीजिए दोस्तों कर लेना है, उसके पास ना तो दोस्तों पैसे हैं और ना दोस्तों उसके पास अन्न है देने के लिए। तो दोस्तों अब क्या किया जाए? तो दोस्तों उस जमाने में यह व्यवस्था थी काम के बदले पैसे नहीं देना, अर्थात काम करवाएंगे दोस्तों पैसे नहीं देंगे क्योंकि कर के रूप में काटेंगे। तो वो क्या कहलाती थी? विष्टि कहलाती थी। अर्थात दोस्तों क्या कहलाती थी? विष्टि कहलाती थी। अर्थात काम के बदले पैसे न देना अर्थात कर लेना क्या कहलाती थी? विष्टि कहलाती थी। अब दोस्तों इसी जमाने में अर्थात कहीं गुप्त काल में दोस्तों नगर व्यापारी, जो नगर का प्रमुख व्यापारी होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। अर्थात जो नगर का प्रमुख व्यापारी होता था तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। दोस्तों आपने पढ़ा भी था कि समिति जो थी उसके सदस्यों में श्रेष्ठी भी नाम अंकित था। अर्थात जो समिति के जो दोस्तों सदस्य थे उनमें एक कौन था? श्रेष्ठी भी था। तो दोस्तों कह सकते हैं कि उस समिति में नगर जो व्यापारी था वो भी एक समिति का क्या था? सदस्य था। अर्थात दोस्तों नगर व्यापारी को यहाँ क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। यही दोस्तों अब गुप्तकालीन साहित्य की बात कर लें। दोस्तों गुप्तकालीन साहित्य में दो प्रकार से भी गुप्तकाल के साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। पहली दोस्तों प्रशस्तियों से और दूसरी दोस्तों पुस्तकों से। पहली जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों वो किससे होती है? प्रशस्तियों से प्राप्त होती है। अब दोस्तों प्रशस्तियों से जो जानकारी प्राप्त होती है तो दोस्तों प्रशस्ति क्या थी? पहले हम बात करें दोस्तों ये प्रशस्ति है क्या। दोस्तों ये प्रशस्तियां क्या हैं? दोस्तों कई बार हमने सुना है कि प्रयाग प्रशस्ति नाम सुना होगा दोस्तों आपने। दोस्तों प्रशस्तियां क्या हैं? दोस्तों प्रशस्तियां कहते किसे हैं? तो दोस्तों प्रशस्तियां क्या होती हैं कि राजा के जो दरबारी थे या राजा के जो दरबारी कवि थे वो राजा की प्रशंसा में लेख लिखवाते थे। राजा के दोस्तों जो दरबारी कवि थे वो राजा की प्रशंसा में लिखवाया गया लेख
राजा की प्रशंसा में लिखवाया गया लेख ही क्या कहलाता था दोस्तों? प्रशस्तियां कहलाता था। अर्थात प्रशस्तियां रचयिता दरबारियों के द्वारा राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता दोस्तों? प्रशस्तियां कहलाता था। यही दोस्तों हम बात करें प्रशस्तियों के रचयिता कौन कौन थे। अब दोस्तों गुप्त काल में प्रशस्तियों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों पहला था हरिसेन। पहला कौन था दोस्तों? हरिसेन। दूसरा था दोस्तों पीरसेन, और दोस्तों तीसरा था दोस्तों वत्स भट्टी। ये तीन दोस्तों गुप्त काल के प्रमुख प्रशस्ति रचयिता हैं दोस्तों, जिनमें हरिसेन का नाम दोस्तों प्रमुख है, उसके बाद दोस्तों पीरसेन, और दोस्तों उसके बाद वत्स भट्टी। ये तीन दोस्तों प्रशस्तियों के रचयिता थे। किस युग में दोस्तों? गुप्त साम्राज्य में या गुप्तकालीन व्यवस्था में। अब हम दोस्तों बात करें पुस्तकों के रचयिता। दोस्तों गुप्तकालीन पुस्तकों के रचयिता कौन कौन थे, अर्थात दोस्तों गुप्तकालीन जो पुस्तकें थी प्रमुख, उनके रचयिता कौन कौन थे? तो दोस्तों प्रथम दोस्तों आता है कालिदास। दोस्तों यह चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में शामिल था, जिसका नाम था दोस्तों कालिदास। दोस्तों कालिदास की जो नाटक थे दोस्तों, इन्होंने दो प्रकार रचना थी इनकी, पहली नाटक और दूसरा दोस्तों पुस्तक। तो दोस्तों हम पहले नाटकों की बात करेंगे। तो दोस्तों कालिदास का जो पहले नाटक थे वो थे दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, अर्थात दोस्तों पहला जो नाटक था वो था अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों दूसरा था विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा था दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम। अर्थात ये तीन नाटक दोस्तों कालिदास के प्रमुख थे। तो दोस्तों पुस्तकों कालिदास की बात करें तो दोस्तों पुस्तकों में रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, ये दोस्तों कालिदास की प्रमुख पुस्तकें थी। अब दोस्तों कई बार हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि कालिदास की निम्नलिखित में से कालिदास की पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों क्या करेगा, हमको तीनों नाटकों के नाम देगा दोस्तों, और यहाँ से एक पुस्तक का नाम दे देगा। अब दोस्तों हमें कैसे पता लगाना है कौन सा नाटक है कौन सा पुस्तक है? तो दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, छोटी सी है, आपको जानकर रखनी है दोस्तों। जिनका नाम बड़ा है, जिनका नाम बड़ा है, बड़ा नाम, तो दोस्तों वो क्या होंगे? नाटक होंगे। दोस्तों यदि कालिदास की बात की जाए और जिनका नाम दोस्तों बड़ा दे दी जाए वो दोस्तों कालिदास के नाटक होंगे, और जिनका नाम दोस्तों छोटा हो वो दोस्तों कालिदास की पुस्तकें होंगी। ये ध्यान रखना दोस्तों। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कालिदास का प्रमुख नाटक है, निम्नलिखित में से कालिदास का नाटक है, दोस्तों जिसका नाम बड़ा हो तो दोस्तों समझ लेना वो कालिदास का नाटक है। अर्थात पुस्तकें दोस्तों देखते हैं दोस्तों, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार। दोस्तों ये क्या है? कालिदास की पुस्तकें। दोस्तों नाम देखिए छोटे हैं, और वही दोस्तों नाटकों का नाम कैसे दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम, देखिए दोस्तों कितना बड़ा नाम है, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, दोस्तों बड़े बड़े नाम हैं। तो दोस्तों इससे हमको पता लगता है कि जो जिनके नाम बड़े हैं वो नाटक हैं, और जिनके नाम छोटे हैं दोस्तों वो पुस्तक हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गुप्तकालीन दूसरे आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट बड़े ही खगोलविद दोस्तों, उस जमाने के सबसे बड़े खगोलविद थे दोस्तों, जिन्होंने हमें पुस्तक रचना की वो थे आर्यभट्टम। दोस्तों आर्यभट्ट की प्रमुख पुस्तक थी पहली आर्यभट्टम, और दूसरी थी दोस्तों सूर्य सिद्धांत। ये दो पुस्तकें थी, आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत। दोस्तों इसी के साथ ही आर्यभट्ट ने दोस्तों हमें दशमलव का सिद्धांत दिया था, दशमलव की खोज की और दशमलव का सिद्धांत दिया। वही दोस्तों शून्य का सिद्धांत दिया, वही दोस्तों पाई का मान दिया। अर्थात दोस्तों पाई का मान भी हमें किसने दिया? ये पाई होती है दोस्तों जिसका मान 22/7 होता है, ये दिया था दोस्तों हमें किसने? आर्यभट्ट ने। वही दोस्तों आधुनिक सौर मंडल की अवधारणा किसने दी थी? आर्यभट्ट ने। अर्थात आर्यभट्ट से पहले जो हमारे लोग थे वो ये जानते थे कि जो हमारी पृथ्वी है उसके सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। दोस्तों ये बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र बिंदु है, और ये सारे ग्रह दोस्तों किसके चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ग्रह दोस्तों किसके चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आर्यभट्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल के ग्रहों का हिस्सा है, अर्थात उन ग्रहों का एक परिवार है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने कहा दोस्तों? आर्यभट्ट ने कहा। वही दोस्तों अगले जो थे वो भास, और भास की पुस्तक थी दोस्तों स्वपन वास वदतम और चारु दत्त। वही दोस्तों भट्टी रावण वध, अमर सिंह की दोस्तों अमरकोश, और देवी चंद्रगुप्तम की थी दोस्तों मुद्रा राक्षस, और विष्णु शर्मा दोस्तों, विष्णु शर्मा की थी पंचतंत्र। दोस्तों ये पुस्तक सबसे बड़ी पुस्तक है दोस्तों, ये पुस्तक एक मात्र ऐसी पुस्तक है जिसका अब तक सबसे ज्यादा 22 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 50 भाषाओं में, दोस्तों 50 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है दोस्तों विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी पुस्तक का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो दोस्तों वह है विष्णु शर्मा की
पंचतंत्र, अर्थात दोस्तों पंचतंत्र की कहानियों पर जो आधारित पुस्तक है दोस्तों, उसका एक बार 50 भाषाओं में क्या हो चुका है, अनुवाद हो चुका है। सुद्रक की थी दोस्तों मृक्ष कटिकम। और दोस्तों अगले हैं जो दोस्तों वाघभट्टी की दोस्तों अष्टांग हृदय दोस्तों एकमात्र चिकित्सा पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थात दोस्तों ये था आपके गुप्त साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था और गुप्तकालीन साहित्य। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और दोस्तों मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। जय हिंद, जय भारत।